बस चंद घंटों का फासला बचा है जब 24 का जनादेश देश के सामने होगा, लेकिन विपक्ष को नतीजों से पहले लगता है कि काउंटिंग में धांधली हो जाएगी, नतीजों से छेड़छाड़ हो जाएगा, फैसले पलट दिए जाएंगे। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने आज करारा जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। विपक्ष कई सवाल उठा रहा है, सीधा चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है, धांधली की आशंका जता रहा है, नतीजों में उलटफेर की बात कह रहा है। जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं तब से सियासी संग्राम और तेज हो गया है। जयराम रमेश ने तो आज यहां तक कह दिया कि अमित शाह अलग अलग राज्यों के डीएम को फोन कर चुके हैं, 150 डीएम को फोन घुमा चुके हैं ताकि नतीजों को प्रभावित कर सके। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज जवाब दिया और पूछा कि उन डीएम्स के नाम बताएं जिन्हें फोन किया गया, अगर कोई दोषी होगा तो सजा दी जाएगी। इधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने सख्त लहजे में कहा कि इस बार कोई धोखाधड़ी नहीं चलेगी, चाहे कितने भी बड़े आदमी का फोन क्यों ना आ जाए। निर्वाचन अधिकारी सतर्क रहें, सावधान रहें, जनता के पास सबसे बड़ा फोन होता है, अगर जरा भी चालाकी हुई तो जनता उलट पुलट कर देगी। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो विपक्ष अभी तक मेनस्ट्रीम मीडिया के एग्जिट पोल को नकार रहा था, वो विपक्ष उसी एग्जिट पोल पर भरोसा करते हुए हार की आशंका से डरा हुआ है। आखिर किस बात से विपक्ष के मन में नतीजों को लेकर शंका है? विपक्ष तो कह रहा है कि 295 प्लस सीटें आ रही हैं, उसके पास उनका एग्जिट पोल है, तो फिर घबराहट किस बात की है? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आज के डिबेट के सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख देता हूं। क्या नतीजों के डर से सवाल उठा रहा है विपक्ष? क्या चुनावी प्रक्रिया में धांधली मुमकिन है? और क्या एग्जिट पोल को सही मान चुका है विपक्ष? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज की डिबेट। पैसा में ठका डालूंगा। जनता भी खट्टा बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। बस एक रात का इंतजार जब देश के सामने होगा सबसे ऐतिहासिक और भीषण सियासी रण का परिणाम। क्या देश की सियासत में बड़ा उलटफेर होगा या मोदी फिर से सत्ता में वापसी करेंगे? मंगलवार को काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष कई गंभीर आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग पर सीधे सवाल खड़े कर रहा है। 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, उसकी क्यों आवश्यकता होगी? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का, तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो यह त्रुटि है। आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। एग्जिट पोल ने सबसे ज्यादा सरगर्मी पैदा कर दी। ज्यादातर सर्वे मोदी की वापसी के संकेत दे रहे हैं। विपक्ष की माने तो ये सब एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ताकि मोदी की जीत का नैरेटिव पहले ही सेट किया जा सके। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए।
कहा कि काउंटिंग से पहले देश के अलग अलग जिलों के डीएम से बात कर रहे हैं, जो चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की साजिश है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को जवाब दिया है। एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। नतीजे आने से पहले ही विपक्ष को क्यों लगता है कि सब कुछ सेट है? क्या इलेक्टोरल प्रोसेस में धांधली इतना आसान है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष मन ही मन एग्जिट पोल को सही मान रहा है? वैसे देश का सियासी मिजाज समझना इतना आसान भी नहीं। जनता ने किसे अपना मसीहा चुना है, इसका पता तो काउंटिंग के बाद ही चलेगा। क्या थोड़ा इंतजार करना मुनासिब नहीं होगा? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को झटका दे दिया है। जयराम रमेश ने 150 डीएम को फोन करने के आरोप लगाए थे। कहा था देश के गृह मंत्री ने 150 डीएम को फोन किया है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आज शाम तक नाम बताइए, 7 बजे तक नाम बताइए। और यह भी कहा है चुनाव आयोग ने कि काउंटिंग से पहले नाम देने होंगे। जबकि जयराम रमेश ने 7 दिन का वक्त मांगा था जवाब देने के लिए। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि काउंटिंग से पहले वो 150 नाम जिन पर बातचीत का आरोप लगा है, उन डीएम्स के नाम या फिर जिसने फोन किया है उनके नाम लिखित रूप में शिकायत के तौर पर चुनाव आयोग को दें। जबकि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का वक्त देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग वक्त देने को, मोहलत देने को तैयार नहीं है। जयराम रमेश ने अमित शाह पर आरोप लगाया था, अमित शाह पर 150 डीएम से बातचीत का आरोप लगाया था। अब चुनाव आयोग इस मामले में सख्त हो गया है। उधर बीजेपी ने भी इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव की हार की निश्चितता यानी सर्टेनिटी ऑफ एन इनएविटेबल इलेक्टोरल डिफीट माइट हैव पुट अप सेलिनिटी इन देयर माइंड। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है। तो कहते हैं 7 दिन का समय। उन्होंने कहा शाम तक दीजिए, क्योंकि आपने कहा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। तो बीजेपी से अनर्गल आरोप बता रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं 150 डीएम को फोन किया गया। चुनाव आयोग पहले ही सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आज शाम 7 बजे तक नाम बताएं। अब चुनाव नतीजों से पहले एक्शन में कांग्रेस है। इंडिया के गठबंधन के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। मतगणना पूरी होने के बाद नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को फोन किया जा रहा है। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यानी कि एक तरफ जहां पर रिजल्ट में आशंका जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष, एग्जिट पोल के ऊपर संदेह जताता नजर आ रहा है विपक्ष, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। नतीजे जैसे ही आएंगे वैसे ही तमाम नेताओं को, इंडिया गठबंधन के घटक दलों को दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। दिल्ली में हो सकता है कि इस मामले को लेकर एक बड़ी बैठक कल होने जा रही हो। और मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ इस वक्त है। विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी, प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, निमान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी,
गौरव चाचड़ा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी। मैं फिलहाल रोहित जी को देख पा रहा हूं, निवान जी को देख पा रहा हूं, विमल जी को देख पा रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करना चाहेंगे और साथ ही साथ दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे, व्यूअर्स का मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। और सबसे पहला सवाल मैं निवान जी आपसे करना चाहूंगा, विपक्ष को एक तरफ ये एग्जिट पोल मंजूर नहीं है या फिर सहमत नहीं है विपक्ष, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, दूसरी तरफ इन्हीं एग्जिट पोल को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग के दरवाजे की धूल उड़ा दी आप लोगों ने, और आप लोगों ने शक जाहिर किया है कि भाई चुनाव में धांधली हो सकती है। जयराम रमेश जी ने यहां तक कह दिया कि 150 डीएम्स को फोन गए, जिस पर चुनाव आयोग जवाब मांग रहा शाम 7 बजे तक। तो एग्जिट पोल से सहमत है या असहमत है, या इसे भी लेकर कंफ्यूजन है इंडिया ब्लॉक में? सर बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हमने कल भी क्लियर कर दिया था कि एग्जिट पोल को लेकर तो हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं और हमें लगता है कि ये वास्तविकता से बिल्कुल परे है जी। और क्या सैंपल साइज है और क्या इसका क्या टेक्नोलॉजी और किस प्रोसीजर का इसका उपयोग किया गया है, ये भी जनता के बीच में क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत कम सर्वे करने वाली एजेंसीज ने इसको पब्लिक किया है। तो जब तक हमारे सामने पूरा डेटा, पूरी डिटेल, पूरा इसका करने का तरीका सब नहीं आता तो इसको वेरीफाई तो कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक और वजह ये भी है कि हम जो ग्राउंड पर हैं, हमारे जो सर्वेज हैं, हमारे जो लोग सर्वे कर रहे हैं, हमारी जो जनता से कोऑर्डिनेशन है या कम्युनिकेशन है, उसके हिसाब से ये सर्वे आसपास भी नहीं है। और जहां तक आप चुनाव आयोग पे या चुनावी प्रक्रिया पे विश्वास करने की बात करें, चुनाव आयोग पे हमें पूरा विश्वास है। हमारे देश की रिप्यूटेड संस्था है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, पूरा विश्वास है, लेकिन हमें भाजपा पे विश्वास नहीं है। हमने देखा, हमारे साथ तो आप बीती है, हमारे साथ हो चुका है कि चंडीगढ़ चुनाव में कैमरे के ऊपर इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो पहले तो भाजपा के पुराने ऑफिसर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, और वो आके क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है ये। जब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि बीजेपी ने पहले हमारे देश में हमारे साथ एक चुनाव में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कर रखा है, तो जब वो कहते हैं ना कि जो एक बार जो जले का वो जो एक कहावत है बड़ी फेमस, मैं बता देता हूँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, आज भी फूक फूक के पीता है। तो वो है, जब हमारे साथ हो चुका है, हमने देख लिया कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, चीटिंग कर सकती है, वोटों की चोरी कर सकती है, सही वोटों को गलत करार कर सकती है, अपने पदाधिकारियों को ऑफिसर्स बना के बिठा सकती है। तो हमें इन पर विश्वास नहीं है और हमने अपने काडर को सिर्फ इतना कहा है कि आप ध्यान रखिए, कोई भी किसी तरह की चोरी ना कर पाए, जो कि पहले हो चुकी है। ठीक है निवान जी, दो चीजें हैं, सतर्क रहिए। ठीक है निवान जी, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जहां काउंटिंग होती है वहां पर काउंटिंग ऑफिसर्स के साथ साथ पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं, बोलिए सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक बात है। दूसरी बात ये कि जब जहां काउंटिंग होगी, जहां आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जहां ईवीएम मशीन खुलेगी, वहां धांधली के चांसेस कैसे होंगे? और जो सवाल मैं आपसे आप तक पहुंचाना चाह रहा था, वो सवाल ये था, एक तो ये वाला सवाल हो गया, वो सवाल ये था पहला वाला कि क्या जो तमाम एग्जिट पोल, सिर्फ मैं अपने एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, सारे एग्जिट पोल में एनडीए मेजॉरिटी में है, क्या एग्जिट पोल को आप लोग सही मान चुके हैं, इसलिए धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर ईवीएम टैंपरिंग के या फिर दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं सर, एग्जिट पोल को तो हम क्लियरली बोल रहे हैं कि हम इससे वाकफियत नहीं रखते हैं। एग्जिट पोल हमारी तरफ से बिल्कुल बोगस हैं और हम ऐसा कह रहे हैं कि बोगस है, जिन्होंने किया वो सही मान रहे होंगे। हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रख दिया। एग्जिट पोल हमारे हिसाब से आसपास भी नहीं है रियलिटी के। और दूसरी बात, आपने जो धांधली की बात करी, धांधली की बात इसलिए है कि सर जो जितने प्रिकॉशंस हैं वो सब चंडीगढ़ चुनाव में भी लिए गए थे। वहां पे कैमरा भी लगा था, तो बैलेट से हुआ था, ऑफिसर्स भी थे। आपको याद होगा चंडीगढ़ का चुनाव बैलेट से हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैलेट को टेम्पर करना या बैलेट को बदलना इजी है, ईवीएम में जो वोट दर्ज हो गए उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ने इसके लिए ईवीएम हैकेथॉन का भी आयोजन किया था। निवान भाई, बीजेपी को अंडर एस्टिमेट मत करिए आप,
वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। वो पहले कहते हैं 400 पार, बाद में कहते हैं कि हमने तो एक अपने काडर में जोश भरने के लिए बोला था, फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने तो विपक्ष के लिए बोला था, और बाद में जो जितने पोलस्टर्स हैं वो सारे के सारे 400 के आसपास देने भी लग जाते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं बीजेपी वाले। इसीलिए हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमने अपने पूरे काडर की ट्रेनिंग कराई है, हमने अपने पोलिंग जो ऑफिसर्स और इंचार्ज हैं हमारी पार्टी के, जहां जहां हम लड़ रहे हैं, हमने उनकी ट्रेनिंग कराई है। हम शुरू से लेकर चाहे जीत रहे हैं चाहे हार रहे हैं, हम अंत तक वहां पर बैठेंगे, और जब तक कंप्लीट काउंटिंग नहीं हो जाती वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। विमल जी हमारे साथ हैं। मैं इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी प्रभात कुमार को देख पा रहा हूं और गौरव चाचरा को देख पा रहा हूं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का भी इस डिबेट में मैं स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन विमल जी, क्या ये मुमकिन है जो बात आम आदमी पार्टी के निवान कह रहे हैं कि अभी भी चांसेस हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ खेला तो कर ही सकते हैं, चाहे बेशक कितनी भी सुरक्षित काउंटिंग करा ली जाए, या फिर वो कह रहे हैं बीजेपी वालों को हल्के में लेने की भूल ना करें? विवेक भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल पे जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि बीजेपी वाले इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इम्पॉसिबल कार्यों को भी पॉसिबल करके दिखाया है। चाहे मैं 3 तलाक की बात करूं या 370 की बात करूं, 370 धारा हमने जो है कश्मीर से हटाया, वो भी इम्पॉसिबल था। जो हमारे विपक्ष के लोग बैठे हुए थे वो कहते थे। आज देखिए जो है देश के अंदर जो है 10 करोड़ जो है लोगों को गैस प्रोवाइड किया गया, 11 करोड़ जो है लोगों को जो है शौचालय प्रोवाइड किया गया, 80 करोड़ लोगों को जो है राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को हमने जो है गरीबी रेखा से जो है बाहर निकाला है, 14 करोड़ लोगों को हमने जो है नल से जल प्रोवाइड किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इम्पॉसिबल कार्य थे, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो विपक्ष नहीं कर पाया, उसको प्रधानमंत्री जी कर दिए। दूसरी चीज देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक जो है निष्पक्ष संस्था है, उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। इनको सिर्फ भरोसा अपने जो है कार्यकर्ताओं के ऊपर है। इनके कार्यकर्ता देखिए ग्राउंड लेवल पे वर्क करते नहीं है। इनके कार्यकर्ता इनको चढ़ा के रखे, हाँ जी भाई साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है आप जो है जीत रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। आप ग्राउंड पे वर्क कीजिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी हो या हमारे जो है कार्यकर्ता हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, प्रधानमंत्री जी के जन कल्याण योजनाओं के बारे में हम बताते हैं, तब जनता के पास पहुंचते हैं। और जनता ने जो है अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए जो है अपना तीसरी बार जो है प्यार और आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी को देने जा रही है। इनको विश्वास मीडिया के ऊपर नहीं है, इनको विश्वास जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है, इनको विश्वास जो है कानून के ऊपर नहीं है, इनको विश्वास जो है सिर्फ इनके जो है जो कार्यालय से जो निकली हुई बातें हैं उसके ऊपर है। मैं कहना चाहता हूं नहीं, एग्जिट पोल में आप लोग 400 नहीं, एग्जिट पोल में विमल जी आप लोग 400 के करीब पहुंचते दिख रहे हैं, तो आरोप ये लग रहा है कि ग्राउंड पहले तैयार कर दिया गया और बाद में उसमें 400 सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक, उसमें 400 भरा जाना बाकी है। देखिए विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारी देश की ईश्वरूप जनता ने हमें अपना पूरा प्यार दिया है, और देश की ईश्वरूप जनता ने 400 का आंकड़ा दिया है, तब तो प्रधानमंत्री देखिए हम इनको पहले ही बताना चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले ग्राउंड पे जाते हैं, जनता के समक्ष पहुंचते हैं, जनता से उनके जो है नेता और नेतृत्व का चुनाव करते हैं। इनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना दिशा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहकी बहकी बातें करेंगे। और दूसरी चीज, आज देख लीजिए देश की जनता जो है उल्लास में है, देश की जनता खुशी मना रही है, अपने नेता का स्वागत कर रही है। और आज देखिए इनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं है। अरे मीडिया के ऊपर मत विश्वास करें भाई, लेकिन जो सर्वे कंपनी है जिन्होंने जो है ग्राउंड पे जो है जिन्होंने जो है लगभग कई सालों से वर्क करके जो ग्राउंड लेवल से जो है चीजें निकाले, उसके ऊपर तो विश्वास नहीं। लेकिन आपने कहा विमल जी जनता खुशी मना रही है, मैं सुबह से न्यूज देख रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं, मुझे अभी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखी। मुझे लगता है जनता 4 तारीख का वेट कर रही है अभी। मैं कहना चाहता हूं कि कल आप जरूर देखिएगा विवेक जी, आपके चैनल पे भी दिखाया जाएगा, आप देखिए। नहीं, कल की बात नहीं सर, मैं आपने विमल जी आज की बात कही तो मैं आज को लेकर सवाल कर रहा हूं। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है जनता 4 जून के रिजल्ट का वेट कर रही है अभी भी। विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि जनता ने जो है एग्जिट पोल पे ही अपना उल्लास दिखा दिया है। बहुत सारा हमारे मित्र हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो, जो कार्यकर्ता है या जो जनता है, ईश्वरूप जनता है, वो अपना लड्डू खाकर उल्लास मचा चुकी है। और बाकी जो 4 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें जब 400 का आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी तो आपको उल्लास दिखाई देगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं विवेक जी, जल्दी से। देखिए आज देखिए कांग्रेस जो है, ये जो जयराम रमेश जी ने जो ये आज बयान दिया है, ये बहुत गलत बयान है और इसमें जो है कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
क्योंकि आज देखिए 150, उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री जी जो है 150 डीएम को कॉल कर रहे हैं। अरे आपको हार जो है दिख रहा है सामने, आपको जो है अपना रिजल्ट दिख रहा है, आपने जो ग्राउंड पे वर्क किया है उसका आपको परिणाम आपके सामने है, आप उसको स्वीकार करने नहीं ठीक है, वो बात देखिए, मैं जयराम रमेश जी के कमेंट पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल पूछना भी तो अधिकार है ना, शक जताना और संदेह करना भी एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है। अगर विपक्ष को ये शक है कि भाई हमारे वोट से छेड़छाड़ हो सकती है, हमारा वोट इधर उधर हो सकता है, तो ये एक सवाल तो है। अब जयराम रमेश ने पर्टिकुलरली जो कहा उस पर चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो फिलहाल मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में, और चुनाव आयोग ने जयराम रमेश जी ने शाम 7 बजे तक जवाब मांग लिया है। लेकिन शक करना और सवाल पूछना तो गलत नहीं हो सकता विमल जी। देखिए विवेक जी, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे हमें पूरे तरीके से विश्वास है, दूसरी तरीके से आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। आज देखिए जो है, कल जो है समाजवादी पार्टी के जो है जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो है बयान दिया था और ट्वीट किया था कि अब मुझे ईवीएम पे भरोसा है, डीएम पे भरोसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जब भी वोट काउंटिंग किया जाता है, मैं तो वहां पे रहा हूं दिल्ली के चुनाव में, मैंने देखा है कि जब वोट काउंटिंग किया जाता है तो पक्ष और सत्ताधार और विपक्ष सब लोग वहां पे बैठे रहते हैं, जो जिस पार्टी के प्रत्याशी रहते हैं वो भी वहां पे खड़े रहते हैं, उनके समक्ष जो है वहां पे काउंटिंग की जाती है। जी बिल्कुल, ये सही बात है, ये किसी प्रकार की वहां पे काउंटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाती है, लेकिन चुनाव आयोग पर विपक्ष का सवाल, तो चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच में बातचीत होनी चाहिए और चुनाव आयोग इसे अपने संज्ञान में लेकर देख रहा है। मैं प्रभात कुमार के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं रोहित भाई और गौरव चाचा आपका रुख करूंगा। प्रभात जी, सवाल क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल जो फिगर पेश कर रहा है उसे लेकर है, या डीएम को लेकर है, ईवीएम को लेकर है, आखिर किस चीज को लेकर है? अगर आप लोग 295 प्लस को लेकर मुतमईन हैं, यानी कि कॉन्फिडेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बहस मुबाहिस और इतने आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना चाहिए। 4 जून का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये सवाल, ये संदेह, शक पैदा करता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के ऊपर कुछ हद तक भरोसा करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रभात जी। विवेक भाई, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी सर। और मैं देख रहा था, सुन रहा था विमल भाई को। इससे पहले निवान जी ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक्चुअली निवान जी ने इसलिए कहा, विवेक जी जी, मुझे लगता है प्रभात जी के पास दोबारा जाना होगा, कुछ कम्युनिकेशन इश्यू हुआ है। मैं यही सवाल गौरव जी के पास लेकर जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी। जी, मेरा वही कांग्रेस वाला सवाल है, क्या नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला किस्सा हो गया क्या? एग्जिट पोल को नकारते 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 आखिरकार एग्जिट पोल पर भरोसा करके ही थोड़ी बेचैनी नजर आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, भाजपा के साथ लड़ लड़के हमें इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि ये लोग अगली कौन सी चाल चलने वाले। ये जानबूझ के पहले एग्जिट पोल ज्यादा दिखाएंगे, उसके बाद ताकि विपक्ष के नेताओं का, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए, उसके बाद मतगणना में शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके वहां पे धांधलेबाजी करके और अपने कैंडिडेट को जीत दिला सकें। लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं होएगा। इस बार हम सतर्क हैं, एक एक चीज पे हम सतर्क हैं, बूथ लेवल से लेके मतगणना स्थल तक हम सतर्क हैं। फॉर्म 17C हमने मंगवा लिए थे सबके पहले ही। हर एक बूथ एजेंट के फॉर्म 17C है, जिसमें वीवीपैट मशीन का नंबर, ईवीएम का नंबर, यूनिट का नंबर है। उसको पहले मैच कराया जाएगा, उसके बाद वहां पे गिनती हुई जाएगी, डबल चेकिंग हुई जाएगी, तब आगे बढ़ा जाएगा। इस बार गौरव भाई फिर ये बिल्कुल नहीं खोने देंगे। फिर ये आपके चैनल के फिर ये गौरव भाई फिर ये डीएम वाला फॉर्मूला कहां से फ्लोट हुआ? माध्यम से रिक्वेस्ट है, आपने तैयारी कर ली है, फॉर्म 17C मंगवा ली है, सब कुछ आप लोगों ने तैयार कर लिया, फिर ये डीएम वाला फॉर्मूला कहां से फ्लोट हुआ ये भी बताइएगा। और जो बात कांग्रेस पार्टी कहती है, घटक दल के बाकी नेता भी वही कहते हैं। गौरव भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं नौकरशाही को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं भी धांधलेबाजी ना कराएं। जो संविधान की शपथ लेके आपने नौकरी शुरू की थी, उस संविधान को याद करते हुए निष्पक्ष तरीके से मतगणना करवाएं। मतदान करा चुके हैं, मतगणना भी निष्पक्ष तरीके से करवाएं और जीत का सर्टिफिकेट उसी को दे जो एक्चुअल में जीता है। आज आश्चर्यचकित बात है कि आप और हम ये एग्जिट पोल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जनता चर्चा नहीं कर रही। गौरव भाई, जनता को पता है
कि इंडिया गठबंधन गौरव की जी जीत हो चुकी है। चर्चा क्यों नहीं हम कर लोग सकते रहे एग्जिट पोल पे? हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं कर रही। जनता को पता है, जनता को पता है एग्जिट पोल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार को उठाने के लिए एग्जिट पोल आए थे। आज सोमवार आया, शेयर बाजार देखो कहां पहुंचा हुआ है। कल इस समय 2700 अंक उछला है शेयर बाजार। निवेशकों ने लगभग 14 लाख करोड़ कमाए हैं। आप कह रहे जनता को कुछ पता ही नहीं है। कुछ ही घंटे रह गए शेष। उत्तर प्रदेश से जीत हासिल करके दिल्ली पहुंच रहे हैं अखिलेश। चलिए ठीक है, आप ये भी देखते हैं। बहुत ज्यादा इंतजार रहा नहीं है, कुछ घंटों का इंतजार है। प्रभात जी वापस आ गए। प्रभात जी अपना जवाब पूरा कीजिएगा, उसके बाद रोहित भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जी बोलिए ना। मैं ये कह रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, विवेक भाई, निवान जी ने जो कहा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सारी चीजें संभव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इस संदर्भ में शायद कहा होगा कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। तो जब वो बायोलॉजिकल ही नहीं है तो असंभव तो कुछ भी हो सकता है और संभव कुछ भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक असंभव है। रडार बादल से ढक जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है, दिख नहीं पाती है, रडार पकड़ नहीं पाता है फाइटर प्लेन को, नाले से गैस बन जाती है। तो खैर इन चीजों में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो बातें आई इसलिए मैंने इसको स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं चुनाव आयोग और संदेह पे। जी, संदेह कहां पैदा होता है? जब पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, उसके 11 दिनों तक हम मांग करते रहे कि चुनाव आयोग बताए मतगणना के संबंध में। चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं बताया। 11 दिन बाद एक सूचना जारी की गई। संशय वहां भी हुआ जब हेट स्पीच का मामला आया, तो व्यक्तिगत तौर पर चुनाव आयोग ने किसी को नोटिस नहीं भेजा। नोटिस कहां भेजा जाता है? पार्टी कार्यालय में। अगर किसी व्यक्ति ने हेट स्पीच करा तो आप उसको नोटिस भेजोगे, लेकिन आपने नहीं भेजा। आपने राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में नोटिस भेजा कि आपके पार्टी के नेता ने ऐसा बोला, और उसके बाद क्या चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन लिया कोई नहीं जानता। शायद आप भी विवेक भाई नहीं जानते होंगे। उसके ऊपर की बात बताऊं, 6वें और 7वें चरण के मतदान में बड़ा हास्यास्पद और बड़ा अचंभित करने वाला है ये चुनाव आयोग का जो मंतव्य है। चुनाव आयोग कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन की बात नहीं करोगे। अरे प्रभु, मुख्य चुनाव आयोग जी, अगर संविधान की बातें इस देश के अंदर नहीं होंगी तो कौन सी बातें होंगी? हिंदू मुसलमान की, भारत पाकिस्तान की, या शमशान कब्रिस्तान की? कौन सी बातें करवाना चाहते हो आप? हम तो संवैधानिक आदमी, हम संविधान को मानते हैं, संविधान की बातें ही करेंगे। और रह गई रिजर्वेशन की बात, तो वो तो मरते दम तक करेंगे, क्योंकि ये जो वंचित, पिछड़े, दलित जी और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं, उनका अधिकार है। बाबा साहेब अंबेडकर ने उनको ये अधिकार दिया है, तो हम तो वो बातें करेंगे। चाहे इसके लिए आपको जो आरोप लगाना है, हमें जेल में डालना है डालो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम करते रहेंगे उनके हक की बात। अब आइए, शक सुबह क्यों ना हो, शक सुबह क्यों ना हो। आज आप एक चीज बताइए ना, मांग तो हम कई दिनों से कर रहे थे, सारे विपक्षी दल मांग कर रहे थे। आज जब कल रिजल्ट आने वाला है, आज चुनाव आयोग सामने आता है। अरे आप पहले भी आ सकते थे, खत्म कर देते ना जो संशय था, लेकिन आपने संशय को कायम रखा, और कायम सिर्फ इसलिए रखा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, एग्जिट पोल आता है, देश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। नहीं, 1 मिनट विवेक भाई, आपने बहुत टाइम दिया है। आपने बहुत टाइम, मैंने आपको भी बहुत टाइम दिया है। प्रभात जी, अनइंटरप्टेड मैंने आपको टाइम दिया, ऐसा नहीं मैंने आपको टाइम नहीं दिया। आप अपना जवाब जल्दी से पूरा कर लीजिए। हाँ, आप कर सकते हो, आप प्रश्न करो, मुझे प्रश्न से आपत्ति नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी थोड़े हूं, मोदी जी थोड़े होगी प्रश्न से आपत्ति होगी। प्रश्न करो ना आप। लेकिन मोदी जी ने 80 इंटरव्यू दिए, मोदी जी ने 80 इंटरव्यू दिए, राहुल जी ने 1 इंटरव्यू दिया सर। हाँ, इंटरव्यू हमने देखा है, आम कैसे खाते हैं वो पिछला था, वो 2019 वाला था प्रभात जी, 2019 वाला था, अभी वाला नहीं है वो। अरे तो अभी भी कहा प्रश्न पूछ लिया किसी आपके जैसे किसी निडर पत्रकार ने अगर इंटरव्यू किया होता तो प्रश्न पूछते आप कि महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री जी क्या कहना है, मणिपुर के बारे में नग्न परेड हुई उसके बारे में क्या कहना है, पहलवान बेटियों को घसीटा गया उसके बारे में क्या कहना है, प्रभात जी दौराने वाले मंत्री उसको फिर से टिकट दिया गया उसके बारे में क्या कहना है। चुनाव आयोग के मंतव्य पर रहते हैं। अब किस पत्रकार बंधु ने क्या सवाल किया मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आप इसी इलेक्शन कमीशन के जरिए आप हिमाचल जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं, आप इसी इलेक्शन कमीशन के जरिए आप राजस्थान जीतते हैं, छत्तीसगढ़ जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं,
आपकी सरकार बनती है, यही इलेक्शन कमीशन रहता है, यही ईवीएम होते हैं, यही चुनाव आयोग होता है, वही डीएम होते हैं, वही सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन फैसला पलट जाने से पॉइंट ऑफ डिस्कशन कैसे पलट जाता है और आरोप कैसे पलट जाते हैं, ये तो बड़ा सवाल है, तो कोई भी पूछेगा। विवेक भाई, इसी चुनाव आयोग में इस देश के लोगों ने हमें 400 प्लस सीट दी थी। 60 बरस हमने इस देश की सेवा करी है। तो मैं चुनाव आयोग पर कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर रहा, यहां मानसिकता की बात है। आप चुनाव आयोग पर ही तो आरोप लगा रहे प्रभात भाई, अभी इतनी देर बातचीत में आपने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाया। नहीं, ना, आप फिर, मैं तो कह रहा हूं चुनाव आयोग पर नहीं। अगर डीएम के ऊपर प्रेशर करना होता तो कर्नाटक में सरकार रिपीट कर लेते, पिछली बार राजस्थान की सरकार बचा लेते, 5 साल राजस्थान आप लोगों ने चलाया। पिछली बार छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह विदा हुए, पूर्व सीएम बन गए, तब छत्तीसगढ़ बचा लेते। मतलब एक प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, जब आप लोग डीएम के ऊपर प्रेशर करने का और बाकी चीजों का आरोप लगाते हैं। मैं भी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप बताओ ना, 11 दिनों तक क्यों छुपा के रखा आंकड़े? जब आप क्यों नहीं देते इस बात का, 11 दिनों तक आंकड़े क्यों छुपा के रखे? और मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड में देश ने देखा है कि एसबीआई ने कैसे कैसे नखरे दिखाए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय आज भी है। ठीक है, इसके कहने से जिसके आंखें, ठीक है प्रभात जी, वापस आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी को काफी वेट करा लिया मैंने, रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। विमल जी, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, ठीक नतीजे के एक दिन पहले चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, चुनाव आयोग का सारे आरोपों पर प्रतिक्रिया देना, और उसके बाद अभी भी इस रिजल्ट को लेकर शक सुबह पैदा करना, क्या विपक्ष ये मान के चल रहा है कि नतीजे एग्जिट पोल के आसपास ही रहेंगे, या फिर विपक्ष आरोप लगा रहा है नतीजों से पहले कि ये एक मुद्दा बने नतीजों के बाद? देखिए विवेक भाई, चुनाव खत्म हो चुका है, अब मुद्दों पे बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि कल लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका रिजल्ट आने जा रहा है और विपक्ष बिलबिला रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज 61 करोड़ 22 लाख जनता ने इस गर्मी में अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं उन 1.5 करोड़ कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चुनाव की सुरक्षा में काम किया, जिन्होंने इस चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया और इतनी गर्मी में उन्होंने मेहनत करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का काम किया। और अब मैं विपक्ष से 2-3 सवाल है मेरे, मैं पूछना चाहूँगा कि अगर उनका जवाब हो उनके पास तो वो ज़रूर दें अपनी बारी में, परंतु मुझे 2-3 सवाल पूछ लेने दें। तो भाई ये कहते हैं कि साहब चंडीगढ़ मॉडल नहीं बनने देंगे। अगर चंडीगढ़ में ईवीएम का प्रयोग हुआ होता तो क्या वो होता जो हुआ? तो इसलिए भाई आप तो कहते हैं कि साहब ईवीएम के अंदर आपको प्रॉब्लम है, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। तो चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर के कारण ही तो आपको दिक्कत हुई ना कि बैलेट पेपर उसके अंदर इनवैलिड हो गए थे। तो इसलिए फिर आप ईवीएम के ऊपर आरोप कैसे लगाते हैं? दूसरी बात यह है, इसी ईवीएम से आप चुनाव जीते हैं कर्नाटक में, इसी ईवीएम से आप चुनाव जीते हैं तेलंगाना में, हिमाचल में। तो भाई साहब इस्तीफा दे दीजिए इन तीनों सरकारों से। आप कह दीजिए कि साहब ये चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं थे और हम तीनों राज्यों से इस्तीफा देते हैं। अपनी आम आदमी पार्टी को भी कह दीजिए कि पंजाब और दिल्ली में जो ईवीएम से आप चुनाव जीते थे वहां भी इस्तीफा दे दें। अब हम आ जाते हैं डीएम साहब पे। भाई साहब ये बंगाल में डीएम क्या मोदी जी के अंडर में आता है? ये स्टालिन साहब क्या डीएम क्या मोदी जी के अंडर में आता है? झारखंड में डीएम मोदी जी के अंडर में आता है, कर्नाटक में डीएम मोदी जी के अंडर में आता है, पंजाब में डीएम मोदी जी के अंडर में आता है। अरे कैसी बात करते हैं? कम से कम ऐसी बात तो करो जिसका लॉजिक हो। आपने कह दिया 150 डीएम को फोन किया। अरे भैया डीएम साहब फोन उठाएंगे क्या इस समय किसी का? भाई देश चुनावी प्रक्रिया में है और ऐसी स्थिति में आपने क्या समझ रखा है जनता को कि बिल्कुल ही आप कुछ भी अनारगल आरोप लगाएंगे, कुछ भी अनारगल आप बातें करेंगे और आप निकल जाएंगे। तो आप तो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। आप यही कंफ्यूजन आप पूरे चुनाव में रहा कि आप मुद्दों पे बात नहीं कर पाए। 4 चरणों तक आप 5 किलो राशन का विरोध करते रहे, 5वें चरण में आप कहते हैं हम 10 किलो राशन देंगे। आप 5 चरण तक कहते रहे कि बल्कि 7 चरणों तक आप ये कहते रहे कि 400 पार की ये बात करते हैं। तो इन्होंने तो ईवीएम सेट कर रखी है, जोची है ये जो 400 पार की बात करते हैं। और 7वें चरण के बाद आप खड़गे जी आते हैं और कहते हैं 295 सीटें। तो भाई साहब 295 सीटें कैसे कहते हैं आप? ईवीएम सेट कर रखी है क्या? विपक्ष को अगर कोई संदेह है रोहित भाई, विपक्ष को अगर कोई संदेह है तो सवाल तो पूछेगा ना विपक्ष। चुनाव आयोग से अगर कोई चुनाव आयोग से अगर कोई क्वेरी है तो चुनाव आयोग के सामने ही रखेगा।
तो वो तो चुनाव आयोग ने भी इनसे सवाल पूछा है कि भैया जो प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रहा है, जिसको 17 सीट दिया है, उसने तो कोई आरोप लगाया नहीं, और ये आरोप लगा कौन रहा है? और चुनाव आयोग जो आयुक्त हैं उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकलते निकलते बचा। तो हमको तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र बचाने की बात करते हो और मीडिया को बैन करके आप कहते हो कि साहब हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, उसी मीडिया के आगे गुहार लगाने चले जाते हो आप। तो भाई साहब पहले तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। प्रभात कुमार जी को लेकर आइएगा जल्दी से, प्रभात कुमार जी जवाब देंगे, उसके बाद विमल जी आपके पास आ रहा हूं। अपनी पार्टी को बचाना है जी। प्रभात कुमार जी रोहित जी को स्क्रीन पर लाइए। प्रभात जी जवाब दीजिए इसका। रोहित जी की अंतिम पंक्ति उठाता हूं। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपशब्द कहते कहते रह गया। कह दो ना, देश के प्रधानमंत्री भी पूरे विपक्ष को मुजरा करवा रहे हैं, कहो ना। आप गाली देने में तो आप एक्सपर्ट हो, और रोहित भाई आप बात कर रहे हो दूसरे की बैसाखी पर, तो आप में मुजरा नहीं देखते थे क्या? नहीं, सैफाई में मुजरा नहीं देखते थे क्या भाई? भाई सैफाई में मुजरा तो देखते थे ना आप। अरे इसमें कोई दो राय है क्या? वो मुजरा नहीं बोला आपने। हम नहीं थे आपके साथ, हम 2019 में आपके साथ आए हैं। हम 2019 में आपके साथ आए हैं। हम 12 से 17 तक आपके साथ नहीं थे। हम 2019 में आपके साथ आए हैं। वो मुजरे वाले दौर में हम आपके साथ नहीं थे भाई साहब। हम आपके साथ नहीं थे 2019 वाले दौर में, वो दो मुजरे वाले दौर में। रोहित भाई आप अच्छे आदमी हो, काहे के लिए रिजाइन कर दे भैया? हमारे विधायकों के दम पे वो राज्यसभा गए। इनके विधायक से हमारे नहीं, आपके विधायक कहां से आ गए? आपके विधायक तो जीत के हमारी बदौलत आए हैं, वरना भैया 47 से 111 कैसे हो जाते हैं आप खुद बताओ। 47 से 111 आप कैसे हो जाते? कैसे हो जाते आप 111 तो आप हमारी बदौलत हुए ना भाई साहब। तो हमारे बदौलत होने के बाद आपने हमको वोट दिया है, और वो संधि के तहत आपने दिया था। ठीक है रोहित जी जवाब पूरा प्रभात जी का। थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूं। आपने शुरुआत करी, अब मुद्दों की बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अपने संबोधन की शुरुआत करी, चुनाव जीत गया, मुद्दों की बात नहीं होगी। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग मुद्दों की बात कभी करते ही नहीं, बार बार डिस्कोर्स चेंज करते हो। हमने भागीदारी की बात करी, प्रधानमंत्री ने लेकिन प्रभात भाई ऐसा भी तो नहीं होगा कि सहूलियत के हिसाब से ही मुद्दों पर बात होगी। एक मिनट प्रभात जी, लेकिन सहूलियत के हिसाब से ही मुद्दों पर बात होगी, ऐसा तो नहीं होगा। बात नहीं होगी। आप रिवाइंड करके देखो, आप रिवाइंड करके रोहित जी का देखो, ये कह रहे आप मुद्दों की बात नहीं होगी। हाँ ठीक है, ये मुद्दों की बात करते ही नहीं ना। अगर मुद्दों की बात होती वेस्ट बंगाल, मैं आ रहा हूं विमल जी, मैं आ रहा हूं विमल जी, मैं आ रहा हूं रोहित भाई, एक सेकंड वेट कीजिएगा, जवाब पूरा प्रभात जी का। प्रभात जी 10 सेकंड में जल्दी से जवाब पूरा कीजिएगा। प्रभात जी आपका जवाब। रोहित भाई पूरा करने दो। हाँ कीजिए। हाँ, मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहा हूं, इन्होंने एक बार किसानों की बात नहीं करी है। अगर ये वाकई उनके पद चिन्हों पर चल रहे होते तो बोलते कि जिन 700 किसानों की अकारण मौत हुई उस पर क्या स्टैंड है प्रधानमंत्री जी, और अजय टेनी जी को फिर से टिकट दिया गया। हम ही लड़े हैं वो आंदोलन, हम ही लड़े हैं ग्राउंड के ऊपर, वो आंदोलन हम लड़े हैं। तपती हुई धूप में, बारिश में, ठंड में, कड़कड़ाती हम ही लड़े। माननीय जयंत चौधरी जी लड़े हैं। हाथरस में बेटी को न्याय दिलाने के लिए लाठियां खाई हैं हमने भाई साहब। हमने ग्राउंड पे उतर के काम किया है भाई साहब। मैं देखिए आप लोग थोड़ा सा डिबेट हो रहे हैं, मैं वापस काउंटिंग के मुद्दे पर आ रहा हूं और ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर आ रहा हूं। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वापस आता हूं जी। एक करके विमल जी को लेकर आए। विमल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद निवान भाई आपके पास आ रहा हूं। विमल सिंह, गजब व्यवस्था है भाई। समय जो है कांग्रेस के हमारे मित्र को दिया है, उतना समय हमें भी दीजिए। इन्होंने कहा कि मुद्दे पे बात नहीं होती है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहले चरण का चुनाव था तो मुद्दा लेकर ही जनता के बीच पहुंचे थे, और जिन्होंने जो काम किया है उस काम को उन्होंने गिनवाया जनता के बीच में। लेकिन आपने देखा पहले चरण के चुनाव में कैसे जो है आप बिहार से जो है राहुल ये अपने लालू प्रसाद यादव जी आरक्षण की बात करने लगते हैं कि भाई पूरा का पूरा हम आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे देंगे। इनके सैम पित्रोदा जी कांग्रेस के जो है बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्होंने जो है देश में जो है लोगों को जो है रंगों के हिसाब से बांटना स्टार्ट कर दिया, क्षेत्र के हिसाब से लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिया। तब तक जो है वोट जिहाद आ जाता है। उसके बाद जो है लोगों को जो है जो हमारे जो है जातियां है उसमें भी बांटने का काम करते हैं, चाहे ओबीसी एससी एसटी के जो हमारे लोग हैं, ईश्वर जो जनता है उनका आरक्षण उठा के मुसलमानों में दे देते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी या चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है जनता के बीच में जो है विकास योजनाओं को लेकर ही पहुंचते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि विवेक जी आपने सवाल किया कि ये सवाल पूछना इनका अधिकार है, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं ना, आप आरोप नहीं लगा सकते। जिस तरीके से चाहे जयराम रमेश जी हैं चाहे अखिलेश यादव जी हैं डायरेक्टली जो है आरोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये निष्पक्ष संस्था है,
अभी हमारे मित्र जो है कांग्रेस के बैठे हुए हैं, वो बार बार जो है आरोप लगा रहे हैं जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं हम जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। मैं कहना चाहता हूं कि ये अपने चीजों पे स्टैंड ही नहीं रहते हैं। इसी वजह से आप देखिए चर्चा की बात कर रहे हैं, हम चर्चा करने के लिए तो हम पार्लियामेंट में भी तैयार रहते हैं, आपके नेता वॉकआउट करके चले जाते हैं। आप देखिए जो है देश की जो जनता है वो जो है मोदी जी को अपना प्यार आशीर्वाद दे रही है, वो ये चीजें उनको हजम नहीं हो रही। अरे निलंबित आप जो है चढ़ के जो है आप स्टेज पे चढ़ के आप मंच पे आप जो है मंच बना रखे हैं, आप लोकसभा के जो है टेबल पे चढ़ के हंगामा करेंगे और पेपर जो है फाड़ के अरुण जेटली जी ने क्या कहा था सुषमा स्वराज? मैं कहना चाहता हूँ, अरे आपका अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री, आपका अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन सवाल पूछते पूछते जो है आप जो है लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जो आप पेपर फेंक देंगे, आप जो है प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत बात है। तो सही अर्थों में बात करो। हमने संदेह किया है, संदेह क्या किया है? आपने तो सवाल किया है, आपने संदेह नहीं किया है। संदेह जाहिर इसलिए क्या कि 11 दिन के बाद आंकड़े जारी कर दिया चुनाव आयोग, संदेह जाहिर न करे में खड़ा किया है आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है 11 दिन के बाद सवाल पूछा है। 11 दिन के बाद आप आंकड़े जारी करोगे? चुनाव आयोग के पास में संसाधन नहीं है क्या? 11 दिन के बाद आंकड़े जारी करेंगे ये? अरे गुरु आप जवाब उस बात पर दो ना। देखिए इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र प्रभार है, आप उसको जो है सरकार के साथ नहीं जोड़कर चल सकते हैं। तो आप जिस तरीके से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, आप ये कहना, आप जो है बार बार जो है सरकार को टारगेट मत कीजिए ना, आप इलेक्शन कमीशन को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र है ना। आप एक तरफ मैं तो कह रहा हूं सवाल ना पूछूं, आप पूछिए सवाल, आरोप मत लगाइए ना। 11 दिनों तक आंकड़े जारी नहीं आरोप करे। मत लगाइए ना, आप आरोप मत लगाइए, सवाल पूछ सकते हैं। अरे संविधान पे बात करने से मना किया, आरक्षण पे बात करने से मना किया। अरे संविधान की बात क्या करते हैं आप? संविधान पे बात नहीं करोगे विमल भाई? संविधान में कहीं नहीं लिखा है बाबा साहब ने कि आप धर्म के नाम पे जो है आरक्षण देंगे, आप कहीं नहीं लिखा है संविधान में। लेकिन आपने केरल के अंदर जो है नौकरी में, संविधान में तो बहुत सारी बातें नहीं लिखी है जो है 8% जो आप कर रहे हो। आरक्षण दे रहे हैं, कर्नाटक में आप जो है मुसलमानों का आरक्षण दे रहे हैं, तमिलनाडु में जो है 90% ऐसे मुसलमान है जो आरक्षण से नहीं है। आप क्या बात करते हैं? संविधान की जो है दुहाई देने वाले लोग, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप मानते ही नहीं। कानून की बात करने वाले लोग, आप बार बार जो है एक बार संविधान की बात करते हो, दोबारा संविधान के पलट में जाते हैं। ठीक है, फिर से आप लोग आरक्षण संविधान पे चले गए। मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूं और 400 प्लस और एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं। अरे ये 400 प्लस भाजपा कार्यालय में विवेक भाई तैयार हुआ। अरे आप मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मीडिया तो स्वतंत्र है, उसने सर्वे किया है। इनके ग्राउंड रिपोर्टर जो ग्राउंड पे रहते हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में हमारा जो है साइंटिफिक सर्वे है, डेटा इंटेलिजेंस वाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, उस पर कभी और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि जिस दिन एग्जिट पोल किया उस दिन बहुत विस्तार से 4 घंटे की चर्चा हमने की थी, जिस दिन हमने नंबर दिया था। खैर, मैं निवान शर्मा जी के पास आ रहा हूं, काफी देर से वेट कर, उसके बाद गौरव भाई आपके पास आ रहा हूं। निवान जी, सवाल इसी बात को लेकर है, सहूलियत के हिसाब से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? कोर्ट से फेवर में फैसला है तो माननीय न्यायालय का सम्मान है, वरना फिर कोर्ट पर ही सवाल है अगर फेवर में फैसला नहीं आया। मीडिया से फेवर में बातें हुई तो मीडिया का सम्मान है, अगर मीडिया में फेवर में बातें नहीं हुई तो मीडिया पर भी सवाल है। चुनाव आयोग ने अगर डेटा देने में देर किया तो चुनाव आयोग पर सवाल है। मैं सवाल पूछने से ऐतराज नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछे जाने चाहिए, लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है, लेकिन ये सहूलियत से सवाल वाला मसला कब तक चलेगा? पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो मैंने सारे मेहमानों से पूछा वो ये कि क्या एग्जिट पोल को मन ही मन विपक्ष स्वीकार चुका है, इसलिए ये बेचैनी है? सर देखिए, आप जो कह रहे हैं उस बात के मायने हैं और हम मानते हैं उस बात को, लेकिन जहां तक आपने सरकार की बात करी, संविधान की बात करी, कोर्ट की बात करी, मीडिया की बात करी, एजेंसीज की बात करी, इन सब के साथ हम जो है वो अलाइन करते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन सवाल कब उठता है, संशय कब होता है, शक कब होता है? जब इन सब एजेंसीज के ऊपर और इन सब लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है, जब एक ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ जाती है जिसके पास पूर्ण ताकत है और वो अपने ताकत का जब मिसयूज करती है, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने जो है वो चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में चोरी करने की कोशिश करी और एक भी नेता ने आके इसका खंडन नहीं किया बीजेपी के, तब शक होता है। ईडी जो है एक तरफ तो एक मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में डाल देती है, नेताओं को 2-2 साल तक जेल में रखती है, और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति उनको
को 60 करोड़ रुपए अकाउंट में बीजेपी को दे देता है तो ईडी कहती है हमें इसको बेल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ ईडी जो है वो नेताओं के घर में जाती है, छापा मारती है, और दूसरी तरफ वो नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी कहती है कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इनकी फाइलें नहीं मिल रही हैं, तो शक होता है। उसके बाद मीडिया, एक तरफ जब आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व होती है तो मीडिया जो है बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत उसको दिन रात चलाती है, और दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना जैसा व्यक्ति जो हजारों महिलाओं के साथ शोषण करता है उसकी कोई बात करके तैयार नहीं, उस पर दिन रात डिबेट नहीं होती, तो थोड़ा शक होता है। मैं आप जैसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष बात करते हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं, अगर ऐसे ही हर चैनल पे पत्रकार हो जाए तो हम सवाल नहीं उठाएंगे। आप तो जो है वो सवाल उठाते हैं हर बार, हम गवाह हैं इसके, हमने देखा है, लेकिन ऐसे पत्रकार ऐसी एजेंसी के जी, मुझे लगता है निवान जी, जो बीजेपी के प्रेशर पे, निवान जी आपके कम्युनिकेशन में भी कुछ इशू आ रहा है, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। मैं पीसीआर से एक बार चेक कराता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं, तब तक गौरव जी के पास जाता हूं, गौरव जी से पूछ लेता हूं एक सवाल। गौरव जी, क्या मन ही मन इसे एक्सेप्ट कर चुका है विपक्ष? कोई एक्सेप्टेंस नहीं, हमें तो नींद अच्छी आएगी, नींद तो भाजपा की उड़ी हुई है। भाजपा क्यों बीजेपी की नींद उड़ी हुई है गौरव भाई? कैसे छल कपट और झूठ की राजनीति करके जीत हासिल की जाए। नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि ये चुनाव जनता के असल मुद्दों के चुनाव हुआ था। हमने जनता के असल मुद्दों पर चुनाव लड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, लोगों को नौकरी नहीं मिली है, अग्निवीर जैसी समस्याओं पे जनता ने इस बार भर भर के वोट इंडिया गठबंधन के हक में दिया है। हमें हर जगह से रिपोर्ट आ चुकी है, हमने खुद का इंटरनल सर्वे कराया जिसका सैंपल साइज 5000 का रखा था, उसमें भी हमारी सीटें मैक्सिमम निकल के आ रही हैं। तो हम कैसे कितनी सीटें आ रही हैं आपके इंटरनल सर्वे में? गौरव जी, आपकी कितनी सीटें इंटरनल सर्वे में? हमारे सर्वे में समाजवादी पार्टी को 50 सीटें मिल रही है, बाकी पे टक्कर है, और इंडिया गठबंधन 295 प्लस जाएगा। पहले तो आप 79, गौरव जी पहले तो आप 79 थे, क्योटो छोड़कर आपने एक काशी की सीट का नाम क्योटो रख दिया, बोले क्योटो नहीं जा रहे। बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, बाकियों पे टक्कर है ना, मैं ये तो नहीं कर रहे हैं, बाकी पे टक्कर है। तो आप 50 सीट यूपी से दे रहे हैं, बाकी 295 खड़गे जी कह रहे हैं, यानी कि इंडिया ब्लॉक को ओवरऑल पूरे इंडिया से लगभग 240 सीटें आ रही हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। मैं इसमें रोहित भाई का जवाब चाहूंगा, उसके निवान जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित भाई, नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हमें अच्छी नींद आएगी। भाई साहब, आप नींद में ही हो, सच्चाई यही है, क्योंकि जो आंखें खुली रख के सोता है उसको कोई नहीं जगा सकता है, जो सोने का ढोंग कर रहा होता है उसको कोई नहीं जगा सकता है। इसीलिए शायद हम आपका साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि आप पूरी तरीके से नींद में हो। देखिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। आपका नाम रोहित अग्रवाल नहीं है, कृपया करके बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 3 सवालों का जवाब नहीं, आप अपने टर्न में आपने नहीं दिया, क्योंकि आप नींद में थे, क्योंकि आप नींद में थे, इसलिए आपने अपने टर्न में नहीं दिया। भाई, मैं आपको दोबारा आऊंगा, आप नोट करके रखिए, जवाब दे दीजिएगा। रोहित जी को पूरा कर लेने देते हैं। रोहित जी, तो देखिए, स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आज अखिलेश यादव जी ने कहा कि कफन बांध लो, करो या मरो। तो भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को कफन वफन मत बंधवाओ। ये बाबा की सरकार है, यहाँ बुलडोजर की सरकार है। आप तो चले आओगे लंदन, यहाँ कार्यकर्ता के पीछे छीछा लेदर हो जाएगी, वो जेल में जाएगा इतनी गर्मी में, और उसके लिए आफत हो जाएगी। तो देखिए, स्थिति है कि अराजकता फैलाने की कोशिश मत करिए। पूरी तरीके से देश ने जो मैंडेट दिया है उसको हम भी स्वीकार करेंगे, आप भी स्वीकार करिए। अभी तो एग्जिट पोल आया है ना, कल तक इंतजार तो करो। इतना अधीर क्यों हुए चले जा रहे हो? क्या आपको पता है कि आप हार रहे हो? आप तो ऐसे अधीर हुए चले आ रहे हो जैसे हार गए हो। अरे ईवीएम लुट गई, ईवीएम बर्बाद हो गई, कल जीत गए तो क्या होगा? क्या कहोगे, यही ईवीएम अच्छी लगेगी आपको? थूक के चाटने का काम करोगे क्या? तो भाई साहब, कम से कम थोड़ा सा तो बर्दाश्त करो ना। कल अभी 12 घंटे रह गए, 12 घंटे में तो पूरा रिजल्ट साफ हो जाएगा कल तक। तो इसलिए कम से कम अभी तो ईवीएम का ठिकरा मत फोड़ो, 12 घंटे बाद फोड़ना। और डीएम साहब वाले तो जवाब अगर किसी के पास हो तो दे दे कि ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल के डीएम हमारे अंडर में आते हो तो बता दें भाई। गौरव जी, अरे रोहित जी, आपके लिए तो वो गाना सूट करता है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अरे गाना ही तो गा रहे हो पिछले 5 साल से भाई साहब, सफाई से बाहर ही नहीं आ पाए हो। अब दोबारा सफाई में वो टेम्पो उतर नहीं पाएंगे, जो हवा में उड़ के उड़न खटोले उतरते थे सफाई में टेम्पो की तरह, अब वो दोबारा उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि गाना ही तो गा रहे हो।
सफाई महोत्सव से बाहर आ जाओ। अब वो मुजरे दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो मुजरा देखा है आपने, वो मुजरे आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। कितना मन बनाया ये चंद घंटों के बाद पता चल जाएगा, जब चंद घंटों में रिजल्ट आउट होंगे और इंडिया डेली लाइव पर सबसे तेज रिजल्ट आएंगे। गौरव जी और रोहित भाई एक एक करके मैं जल्दी से रोहित जी का रुख कर लेता हूं। जल्दी से रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रभात जी का रुख कर लेता हूं जल्दी से। एक सवाल प्रभात जी आपके लिए, मनोज झा ने जो बयान दिया उस पर कुछ कहना चाहेगी कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि अगर चुनावी पर्यवेक्षकों को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो इस बार जनता उलट पुलट करने को तैयार है। इसके क्या मायने हैं? क्या वो आरजेडी के काडर को या इंडिया ब्लॉक के काडर को कुछ कहना चाह रहे, कोई संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, आप अभी आपने रोहित जी का सुना, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं बुलडोजर चलवा देंगे। नहीं, अपराध करने पर कह रहे हैं। अंग्रेजों से लड़े हैं। अरे रोहित भाई, अंग्रेजों से लड़े बाहर हैं। आप भी साथ करो या मरो। भाई साहब अखिलेश यादव जी ने कहा, हमने नहीं कहा है। हमने तो खाली आपको चिताया है कि भाई साहब आपके नेता चले आएंगे लंदन और वो राहुल जी चले जाएंगे बैंकॉक। आपके लिए हो जाएगी। एक एक करके हर्ष स्वीकार है, आप भी स्वीकार करना। अपने नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। एक जाएगा लंदन, एक जाएगा बैंकॉक। हमें मत धमकाना भाई साहब। तो इसलिए कृपया करके कानून व्यवस्था खराब करने का काम मत करना। फिर अगर निजी टिप्पणी करोगे इसी चैनल पे निजी टिप्पणी मत करो आपके ऊपर। हम तो साहब के सारे कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं भाई साहब, कानून व्यवस्था लोकतंत्र बचाने आए थे, कानून व्यवस्था की अवहेलना करने जाओगे। अरे जिनके चरणों में याद आ गया, पाकिस्तान याद आ गया भाई साहब। इनको पाकिस्तान याद आ गया, बाद में कहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान हम करते हैं। देखिए पाकिस्तान विवेक भाई, आपके डिबेट में किसको याद आया? चरणों में लोटे हो ना, किसको याद आया? भैया एक एक करके भाई साहब, बैंकॉक बोलना कोई अमर्यादित भाषा थोड़ी है। प्रभात जी रोहित जी जी प्रभात जी रोहित जी एक एक करके क्लोजिंग रिमार्क क्या है? मैं क्लोजिंग रिमार्क लेता हूं। क्लोजिंग रिमार्क नहीं प्रभात जी, बैंकॉक कोई अमर्यादित भाषा थोड़ी है। अब मुझे बताइए ना कितनी सीटें कल रिजल्ट वाले दिन, कल हम लोग फिर मिलेंगे। रोहित जी अपने नेता के साथ चले जाए ना। आप दे दीजिएगा, टिकट दे दीजिएगा, चले जाएंगे, घूम घाम के आ जाएंगे। अब आप टिकट दे दीजिएगा, घूम लेंगे थोड़ा सा, लेकिन आप फाइनल नंबर बता दीजिए। पैसा नहीं है हमारे पास। बोल तो रहे टिकट ले लीजिएगा आप। प्रभात जी फाइनल नंबर बता दीजिए जल्दी से। विमल जी से नंबर लूं मैं उसके बाद। आपका नंबर क्या कह रहा है? मैंने सवाल गौरव जी से पूछ लिया है। आपका नंबर क्या कह रहा है प्रभात जी? मेरा बिल्कुल स्पष्ट आकलन है। जो लोगों से कल भी हमारी एक मीटिंग थी, हम सारे लोग पूरे देश के इकट्ठे हुए थे, सबने एक आंकड़ा दिया कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तैयार करी गई रिपोर्ट है। ठीक है भैया, ठीक है। आपका नंबर क्या है? आपका नंबर क्या है? कथा कथित गोदी मीडिया। आपका नंबर क्या है सर? वो छोड़ दीजिए, आप अपने रिजल्ट को लेकर आश्वस्त है। कितना नंबर आपका? खड़गे साहब ने स्पष्ट तौर पे बता दिया है, हम मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में आ रहे हैं। ठीक है निवान जी, आपका नंबर जल्दी से बताइएगा। निवान जी आपका नंबर। सर देखिए हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम ये चुनाव मुद्दों पे लड़े हैं और भाजपा अनर्गल बातों पे चुनाव लड़ी है। नंबर की आप बात कर रहे हैं 295 प्लस आएगा। ठीक है विमल जी, आप क्या नंबर लेकर चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कार्य किया, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड में कार्य किया, जनता ने जो है ये नारा स्वीकार किया और जनता खुद जो है 400 पार कर प्रधानमंत्री। ठीक है, जल्द लगे हाथ। रोहित जी आप भी बताई दीजिए, मैं फिर वाइंड अप करूं। आपका नंबर रोहित जी? अब की बार 400 पार। कहीं कोई हमें संदेह नहीं है, जनता के लिए काम किया है। चलिए।